नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के बाद भी संक्रमण की चेन नहीं टूट पा रही है। अब सरकार ने जिन इलाकों में ज्यादा संक्रमित हैं, वहां माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया है। यह जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है। इधर इंदौर ने घरों को चिन्हित करते हुए आज 22 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। यह 7 दिन के लिए रहेंगे। प्रत्येक जोन के लिए 4 अधिकारी तैनात किए गए हैं। इनमें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक राजस्व अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और एक नगर निगम अधिकारी शामिल किया गया है। इस संबंध में नगरीय निकास एवं आवास विभाग के प्रभुत्व सचिव नितेश व्यास ने शुक्रवार देर शाम सभी नागरिक निकायों को आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में सक्रिय मरीजों की संख्या के आधार पर क्षेत्र का श्रेणीकरण कर माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र निर्मित करते हुए ऐसे क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए। इन क्षेत्र में आवागमन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को घर में ही रहने के अनुशासन को कड़ाई से लागू किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र में घरों का एवं सामान्य क्षेत्र का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आरटीपीसीआर एमएनयू का अन्य मेडिकल टीम का नियमित जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग गृह विभाग के निर्देश के मुताबिक नगरीय क्षेत्र में सक्रिय मरीजों को संख्या आदि के आधार पर वैज्ञानिक प्रतिबंध से कैटेगरी करते हुए इन क्षेत्र में संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई हो जाएगी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोरोना से ठीक होने पर आयोजित सेलिब्रेटिंग इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है। अब यह कोरोना के मरीजों को आज डिस्चार्ज किया जाएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जतिन शुक्ला ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रविवार को अस्पताल में इवेंट नहीं होगा। ऐसे में स्वस्थ हो चुके मरीजों को 2-3 दिन तक अस्पताल में रोके रखना न्यायोचित नहीं था। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। सूत्रों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान बिगड़ते हालातों के बीच सेलिब्रेटिंग इवेंट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। इसके बाद इवेंट कैंसिल किया गया है। दरअसल हमीदिया अस्पताल में भर्ती होने के लिए कई मरीज इंतजार कर रहे हैं। उधर जो स्वस्थ हो गए हैं उन्हें तो घर ही दिख रहा है। इसी बीच हमीदिया अस्पताल प्रबंधक के निर्देश ने दोनों तरह के मरीज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बता दें, डीन डॉक्टर शुक्ला ने निर्देश जारी किया था। इसमें कहा गया कि रविवार को एक साथ जश्न के साथ मरीजों को छुट्टी दी जाएगी। लिहाजा शुक्रवार और शनिवार को छुट्टी होने वाले मरीजों को अस्पताल में ही रोक दिया गया है। इसे लेकर अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बिहार के सीवान से आरजेडी सांसद रहे बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का शनिवार सुबह कोरोना से निधन हो गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी है। तिहाड़ के डीजी द्वारा मीडिया को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में भर्ती कैदी मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से निधन हो चुका है। इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में जेल प्रशासन के हवाले से इसे एक अफवाह भी बताया जा रहा है। शहाबुद्दीन हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। शुक्रवार मध्य रात्रि 3:40 पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन अब हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई है। यह आरजेडी परिवार की दुखद खबर है। पूरा आरजेडी परिवार मर्माहत है। यह मो शहाबुद्दीन अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। वे हमेशा जनता के लिए काफी काम करते हैं। सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, हर जगह उनका चाहने वाला कोई ना कोई है। शहाबुद्दीन एक कर्मठ सांसद के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन को बिहार के बाहुबली और आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कोरोना संक्रमित होने का पता तब लगा जब 20 अप्रैल को उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। जिस तरह के उसके शरीर में लक्षण नजर आए, उसके मद्देनजर कोरोना संक्रमण की जांच की गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शहाबुद्दीन को तुरंत तिहाड़ जेल के चिकित्सकों की निगरानी में दे दिया गया था।
ग्वालियर में एक महिला डॉक्टर को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर धमकाने का मामला सामने आया है। युवक खुद को केंद्रीय मंत्री का आदमी बताकर डॉक्टर को पहले आने पेशेंट देखने के लिए कहता है। माना करने के बाद भी नौकरी से निकलवाने की धमकी देता है। महिला डॉक्टर ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपना दर्द बयां किया है। इसके बाद हंगामा मच गया। हजीरा डिस्पेंसरी की डेंटिस्ट ज्योति सिंह का कहना है कि 4 दिन से एक युवक कुछ मरीजों को लेकर आता है। लाइन को तोड़कर पहले उसका काम करने के लिए कहता है। मना करने पर खुद को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आदमी बताकर हटाता है। शुक्रवार को तो उसने हद ही कर दी। जब डॉक्टर एक गर्भवती महिला का टेस्ट कर रहा था तो वो अंदर आ गया था। उसने रोका तो वह नौकरी से हटवाने की धमकी देकर गाली देने लगा। अब यह वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो में डॉक्टर ज्योति ने कहा वह हर दिन 300 से 400 पेशेंट को चेक करती हैं। 4 दिन से एक आदमी परेशान कर रहा है। यह अलग अलग तरीके से मरीज लेकर आता है। लाइन तोड़कर कहता है कि उनके लोगों का सैंपल पहले लें। जब कुछ कहते हैं तो खुद को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आदमी बताता है। ऐसे में जो लोग सुबह से लगे हैं उनको पहले अटेंड करूं या इनकी आदमी की मदद करूं। रायपुर के बाटगांव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बनी आंगनवाड़ी में 18 साल से अधिक और 44 साल से लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। शनिवार को दोपहर इस केंद्र का जायजा लेने पर पता चलता है कि यहां कोई इंतजाम नहीं है। 2 बजे से टीकाकरण तय था। 12 बजे तक यहां कोई बंदोबस्त नहीं दिखा गया है। पुलिस स्टाफ की ड्यूटी समय से पहले लगी हुई थी, मगर इस केंद्र में टीका लगवाने के लिए आ रहे लोगों को कोई जानकारी आंगनबाड़ी में नहीं मिली। आंगनबाड़ी के पास बने स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारी ने भी कह दिया है कि आंगनबाड़ी में कौन टीका लगाएगा, वहां जानकारी कौन देगा, ये हमें नहीं पता। कुछ देर धूप में भटक कर लोग घरों को लौट गए। एक क्रम से इस आंगनबाड़ी में सिर्फ एक खाली कुर्सी रखी थी। कमरे का खालीपन सरकारी सिस्टम की लचर हालत की कहानी कहते रहा है। रायपुर के मनोज शर्मा भी बाटा गांव के पास वाली आंगनबाड़ी में टीकाकरण की जानकारी लेने पहुंचे थे। उनको पता चला कि सरकार के नियम के मुताबिक पहले गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड जिनके पास है उन्हें टीका लगाएगा। मनोज ने कहा कि मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, मैं टीका लगवाना चाहता हूं, मगर ये नया नियम लाकर सरकार टीका लगवाने से हमें रोक रही है। ये तो मुझे समझ नहीं आया। जिसके पास कार्ड नहीं है, कोरोना से रिस्क है तो भी उनको प्रभावित जितना कार्डधारी। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। गुड चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडिलाल। आयुष माय डियर रियल बाइट्स ये बुलाता है। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। जिले सहलाना क्षेत्र के गांव में आयोजित शादी समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां तहसीलदार पहुंचे। यहां पंगत में बैठकर करीब 100 लोगों से ज्यादा लोग व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। अफसरों ने देखा हलवाई तो भाग गया, लेकिन मेहमान भोजन करते रह गए। अफसरों ने सभी को फटकार लगाई। कार्यक्रम के लिए खरीदे गए सामान के बिल भी जब्त कर लिए गए। तहसीलदार का कहना है कि जिन दुकानदारों ने लॉकडाउन में सामान बेचा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित है। सेलाना के भिलों की खेड़ी गांव में गिरिधारी पिता बगरीनाथ डामर के घर लड़के की शादी थी। शादी में मात्र 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। एएमडी कमिनी ठाकुर की निर्देश पर तहसीलदार अरुणी चंद्रवंशी गांव पहुंचे। यहां देखा तो 100 से अधिक लोग खाना खाते मिले थे। टीम के पहुंचने से यहां हड़कंप मच गया था। हलवाई भाग गया। सोशल और फिजिकल डिस्टेंस नहीं देखा गया था। मौके से गैस सिलेंडर भी मिले थे। मामले में गैस एजेंसी संचालक को भी नोटिस देकर कार्रवाई की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के बिल भी जब्त कर लिए गए हैं। आयोजक को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन में जब पूरा बाजार बंद था तब श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक बस स्टैंड सालाना द्वारा 25 व 28 अप्रैल की तारीख में सामान बेचा गया, जिसके बिल प्रशासन ने जब्त किए। श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। शादी की पत्रिका में प्रतिभोज का समय शाम 6 बजे का है, लेकिन दोपहर में ही प्रतिभोज शुरू हो गया था।
शनिवार की सुबह इंदौर नाका क्षेत्र स्थित इंस्ट्रेलिया एरिया में आग लगने का मामला सामने आया है। आग गई कृपा एग्रो इंटीजर्स में लगी है। यहां तेल व कच्चे माल सहित कपस्या खाली की नुकसान पहुंचा है। करीब 4 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि इसी ऑयल मिले में सरकारी ऑक्सीजन का स्टॉक किया है। महीने भर में दूसरी बार आगाजी को लेकर तहसीलदार ने बताया मामले में उच्च अधिकारियों से मजिस्ट्रियल चार्ज किया मांगा है। इसी खंडवा फ्रेश ऑयल का प्रोडक्शन और पैकेजिंग इसी साइन रूप में एग्रो इंडस्ट्रीज में होती है। इससे पहले यहां मार्च के आखिरी सप्ताह के दौरान आग लगने की घटना हुई थी। तब फैक्ट्री मालिक ने करोड़ों का नुकसान होने की बात कही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि करीब 4 माह पहले जनवरी फरवरी में यहां इनकम टैक्स का छापा भी मारा गया था। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिनविद्या कृत्रिम ऑक्सीजन का स्टॉक जिला प्रशासन ने इसी ऑयल मिल में रखा है। पिछले माह इस साल में मिल के एक हिस्से को प्रशासन ने अधिग्रहित किया था। ऑक्सीजन टैंकर को यहां रिफिल भी कराया जा चुका है। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट तक आग नहीं पहुंच सकती है। ऑक्सीजन प्लांट मिल के पीछे वाले हिस्से में बनाया गया है। नागौर शहर स्थित फ्रूट सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची 2 दमकल की मदद से पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगाना बताया जा रहा है। आगाजी के बाद मौके पर फ्रूट सब्जी मंडी इलाके से लेकर हाउसिंग बोर्ड इलाके तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। बाद में भीषण आग में तब्दील हो गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है और कामयाब नहीं मिली है। इसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। मौके पर पहुंचते कोतवाली एसएचओ जितेंद्र फौजदार ने फायर शाखा से 2 दमकल वाहनों को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची दोनों दमकल आग पर काबू पाने से पहले ही खाली हो गई थी, जिससे तुरंत मुंडवा की दमकलों के लिए फोन किया था। इस बाद मुंडवा से दमकल मंगवाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। 4 दमकलों की सहायता से मौके पर पहुंचे दमकलकारियों, प्रशासन व पुलिस जवानों ने कड़ी मशक्कत कर आग को बुझाया। इस दौरान फ्रूट सब्जी मंडी में पड़े हजारों की संख्या में प्लास्टिक के कैरेट जलकर राख हो गए। वहीं बड़ी मात्रा में एवं सब्जी का माल जलकर राख हो गया था। बताया जा रहा है प्रशासन की टीम सर्वे कर अनुशासन का नुकसान का आंकलन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस की गाड़ी को साइड न देने को लेकर विवाद हो गया है। आरोप है कि एक युवक अपनी पत्नी के साथ मतदान करने आया था। उसी समय पुलिस की गाड़ी को साइड न देने पर बाद मौजूद सिपाही ने आपा खो दिया और जमकर फायरिंग की गई थी। आखिरकार युवक को शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। जानकारी के अनुसार पूरी घटना जिले के कोतवाली थाना राया के गांव अर्जुनिया में मतदान को दिन हुई थी। बताया जा रहा है कि हरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मतदान करने मोटरसाइकिल से आया हुआ था। तभी स्कॉर्पियो सवार पुलिसकर्मियों की हरेंद्र से साइड लेने के विवाद हो गया था। विवाद होने के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद सिपाही किस तरह से आपाखो सरकारी राइफल से हवाई फायरिंग कर रहा है। हवाई फायरिंग करने से ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस के ऊपर कितनी आफत आ गई हो और उसे जान बचानी पड़ रही है। लेकिन तस्वीरें इसके जुदा हैं। यहाँ तो दारोगा जी उल्टा हरेंद्र को मारपीट करते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा है और सिपाही बेवजह फायरिंग कर मामले को तूल देने में लगा हुआ था। लोगों ने भी संयम का परिचय दिया और विवाद को शांत किया था। पुलिस हरेंद्र को पकड़कर थाने ले गई और शुक्रवार को उसे शांति भंग की धारा 151 में जेल भेज दिया गया था। कोरोना संक्रमण के बीच सबसे अधिक दबाव इन दिनों ऑक्सीजन को लेकर है। शुक्रवार रात को पन दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल पांडेपुर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया गया था। 120 बेडों पर पाइप से आपूर्ति शुरू की गई थी। अधीम RK चौधरी ने प्लांट को लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद की थी। नोडल प्रभारी MLC अरविंद शर्मा, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, DM कौशल राज शर्मा सभी देर रात तक प्लांट पर मौजूद थे। DM कौशल राज शर्मा ने बताया 650 LPM यानी लीटर पर मिनट क्षमता का प्लांट है। शहर में अब ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई में दिक्कत बहुत हद तक कम हो जाएगी। मंडलीय अस्पताल ESIC और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में भी प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है।
आदमी आर शर्मा ने बताया, उन्होंने सिर्फ कर्तव्य को निभाया है, आगे भी जैसी जरूरत होगी मैं उसके लिए तैयार हूं। जिले में राहत भरी खबर है कि 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच संक्रमण दर 30% के आसपास आ रहा था। 2 दिनों से संक्रमण की दर 29 अप्रैल को 1729 मरीजें मिलने पर 24.8% और 30 अप्रैल को 1690 मरीज मिलने से 23.6% रहा। 28 अप्रैल को 29.18%, 24 अप्रैल को 34%, 25 अप्रैल को 33%, 20 अप्रैल को 31.28% से संक्रमण दर रहा था। कुल पॉजिटिव केस 65,416, जिसमें 48,515 लोग स्वास्थ्य और 556 लोग की मृत्यु हो चुकी है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानन कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है, तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। प्रदेश में शनिवार से 3 दिन मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बारिश, देश के मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 1 मई से 3 मई तक मैदानी क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। 4 मई से मैदानी क्षेत्र में भी मौसम असर दिखाएगा। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का अधिकतम तापमान 25 डिग्री, सुरेंद्रनगर में 34, ऊना में 39, सोलन में 33, बिलासपुर में 36 और हरिमपुर में 35 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम विभाग ने 5 मई तक के मध्यम में ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। गुजरात में भरूच के पटेल वेलफेयर कोविड अस्पताल में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 18 लोग की मौत हो चुकी है। इसमें 16 मरीज और 2 स्टाफ नर्स शामिल हैं। इस 4 मंजिल अस्पताल में 50 मरीज और भर्ती थे। सभी के सिविल अस्पताल, सेवश्रम अस्पताल और जबलपुर अब हम महमूद अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। यह अस्पताल भरूच जंबूसर हाईवे पर बताया जा रहा है। हादसे पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले मरीजों, डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुर्घटना में पीड़ित प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। आग रात करीब 12:30 बजे लगी थी और तेजी से फैलकर आईसीयू तक पहुंच गई। हालांकि कुछ घंटे की कोशिशों के बाद इस पर काबू पा लिया गया था। बचाव का काम सुबह तक जारी रहा। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड, 12 गाड़ियों और 40 एम्बुलेंस को बुलाया गया। मरीजों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उस समय अस्पताल के करीब 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ थी। वे रो रो कर रहे थे। चीख पुकार मची हुई थी। कुछ लोग रोते हुए सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे थे। आग की वजह से अस्पताल और आसपास के इलाके की बिजली बंद कर दी गई थी। इससे बचाव के काम में थी काफी दिक्कत आई थी। काफी कोशिशों के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया था और उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि नए मरीज आने पर यहां बेड और ऑक्सीजन के लिए काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मशहूर सितार वादक और पद्मभूषण पंडित देवत्व चौधरी उर्फ देबू चौधरी का शनिवार सुबह निधन हो गया है। वे 85 साल के थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें बुधवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से उन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर अभिनेता ब्रिजकर्मी कंवरपाल भी कोरोना में जंग में हार गए हैं।
वे 52 साल के थे। देबू चौधरी के बेटे प्रतीक चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन की खबर दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर रात उन्हें हार्ट अटैक आया था। भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण में सम्मानित किया गया था। उन्होंने सैन्य संगीत घराना के पंचू गोपाल दत्ता और संगीत आचार्य उस्ताद मुश्ताक अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी। वहीं फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज सुबह कोरोना की वजह से अभिनेता मेजर विक्रमजीत कंवरपाल के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ है। वे अब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी काम किया था। भारतीय सेना ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी विक्रमजीत ने 2003 में एक्टिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने पेज 3, रॉकेट सिंह, सैल्मन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, 2 स्टेट्स और द गाजी अटैक जैसे फिल्मों में काम किया है। देश में शुक्रवार को रिकॉर्ड 4,01,911 नए संक्रमित की पहचान हुई है। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों में से सबसे बड़ी संख्या है। मौत के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी भारत में ही पाई जा रही है। बीते दिन भारत में 3,521 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। दुनिया में बीते 24 घंटे में हुई मौतों का हर चौथी मौत भारत में होती है। दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और दवाओं की कमी को लेकर हाई कोर्ट में बहस जारी है। इस दौरान बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह सुबह से ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। उसके पास ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो चुका था, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई थी, जिसमें उसके डॉक्टर भी शामिल थे। हालांकि कुछ समय पहले ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गया, लेकिन तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पताल को ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने का सुझाव दिया है। बत्रा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह 6 बजे से ही ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा था। अस्पताल में 307 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 230 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी असफलता को देखते हुए कोर्ट आग बबूला हो गई थी और कहा कि अगर स्थिति आपसे संभल नहीं पा रही है तो सेना की मांग करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस वक्त हर कोई तनाव में है, यहाँ तक कि हम खुद तनाव में हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वह हरियाणा नंबर वाले 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली को आवंटित करें। राजस्थान में हाल ही में हिरासत में लिए गए टैंकर को तुरंत रिहा कर दे। कोर्ट ने केंद्र को इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेने का सुझाव पर दिल्ली सरकार ने वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इस प्रक्रिया में हम उच्चतम स्तर पर हैं। हमारी सरकार इसे देख रही है और जल्द ही दिल्ली में 15,000 और बेड जुड़ जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने सेना की मांग क्यों नहीं की। अगर आप सेना से अनुरोध करते तो वे अपने स्तर पर काम करते, उनका अपना बुनियादी ढांचा है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की हाईकोर्ट में अपील की है। उसने याचिका दायर कर कोर्ट के प्रत्यर्पण के फैसले और उस यूके गृह मंत्रालय की मंजूरी के फैसले को चैलेंज करने की इजाजत मांगी है। इससे पहले फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 16 अप्रैल को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भी नीरव को भारत को सौंपने को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद उसका भारत आना तय हो गया था। जज सैमुअल गुजी ने कहा था कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया था। नीरव मोदी पर पीएनबी से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गए थे। जज ने कहा कि नीरव मोदी को भारत भेजा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें वहां इंसाफ न मिले। कोर्ट ने नीरव मोदी की मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील भी खारिज कर दी है। कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें ऐसी कोई परेशानी हो सकती है। कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 को नीरव के लिए फिट कर दिया है। 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किए गए नीरव मोदी पर बनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों के छेड़छाड़ और गवाहों को डराने की साजिश रचने का आरोप है। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।